आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 18 नवंबर 2025, 18 नवंबर 2025। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसका असर अगले 5 सालों तक देश के हर नागरिक, हर राज्य और पूरे आर्थिक ढांचे पर पड़ने वाला है। जी, हम बात कर रहे हैं 16वें वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन की। हाँ, इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। ये सुनने में एक रूटीन प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन आप समझिए कि ये भारत के फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। मतलब ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अगले 5 सालों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच हजारों लाखों करोड़ रुपए के बंटवारे का ब्लूप्रिंट है। और ये कब से कब तक के लिए है? ये तय करेगी कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक। मैं ये अवधि फिर से दोहरा रही हूँ। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक देश का पैसा कैसे और किन सिद्धांतों पर बंटेगा। मतलब एक तरह से किसी राज्य में स्कूल बनेंगे या नहीं, सड़कें बनेंगी या नहीं, वहाँ की सामाजिक योजनाओं में कितना पैसा होगा, ये सब कहीं ना कहीं इस एक रिपोर्ट से तय होगा। हाँ, इसका असर बहुत गहरा होता है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो जीएस पेपर 2 में फेडरल स्ट्रक्चर और डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस और जीएस पेपर 3 में गवर्नमेंट बजटिंग, इन दोनों ही विषयों के लिए ये रिपोर्ट एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अगले 5 साल तक मेंस में सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस पर आने वाले हर सवाल का आधार यही रिपोर्ट होने वाली है। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरें, अपने उन लिसनर्स के लिए जो शायद इस विषय से नए जुड़े हैं, क्या हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकते हैं? जरूर। ये फाइनेंस कमीशन आखिर है क्या और संविधान में इसका क्या स्थान है? बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इसका जिक्र सीधे संविधान में है। जी, इसका मतलब है कि इसकी स्थापना किसी साधारण कानून से नहीं हुई, बल्कि इसका जिक्र सीधे भारत के संविधान में है। संविधान का आर्टिकल 280 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पर उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। अच्छा, और आपने कहा था कि ये क्वाजी जुडिशियल भी? हाँ, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक निकाय भी है, जिसका मतलब है कि इसके पास कुछ मामलों में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती है। और इसका काम क्या है? मतलब आर्टिकल 280 इसके मुख्य कार्यों के बारे में क्या कहता है? इसका सबसे प्रमुख काम है यूनियन और स्टेट्स के बीच टैक्सेस के नेट प्रोसीड्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर सिफारिशें देना। आसान भाषा में? मतलब केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है, उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा और फिर उन राज्यों में आपस में वो हिस्सा कैसे बटेगा। ठीक है। और इसके अलावा? इसके अलावा ये भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राज्यों को दिए जाने वाले ग्रांट्स इन एड यानी सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर भी सिफारिश करता है। और राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य मामला जो देश के वित्त के हित में हो। और एक बार जब कमीशन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है, उसके बाद क्या होता है? क्या सरकार उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? अच्छा सवाल है। यहाँ पे आर्टिकल 281 आता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएंगे। और क्या सिफारिशें बाध्यकारी हैं? नहीं, टेक्निकली ये सिर्फ एडवाइजरी या सलाहकारी होती हैं, लेकिन भारत की परंपरा ये रही है कि केंद्र सरकार आमतौर पर आयोग की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। क्यों? क्योंकि ऐसा न करना केंद्र राज्य संबंधों में एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है। ठीक है, तो संवैधानिक आधार स्पष्ट है। अब बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसकी संरचना, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? कौन लोग हैं जो ये महत्वपूर्ण सिफारिशें दे रहे हैं? इस आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया। हाँ, ये नाम तो सुना हुआ है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, है ना? पूर्ण है डॉक्टर अरविंद पनागरिया। उनके अलावा इसमें 2 पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर्स हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर मनोज पांडा। और पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं? जी, 2 अंशकालिक सदस्य पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं, डॉक्टर सौम्यकांति घोष जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ
इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, और टी रविशंकर जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। ये तो काफी मजबूत टीम लग रही है जिसमें एकेडेमिया, एडमिनिस्ट्रेशन और बैंकिंग तीनों क्षेत्रों का अनुभव है। हाँ, टीम बहुत संतुलित है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां सबसे ज्यादा बहस होती है, टैक्स का बंटवारा। आपने बताया था कि आयोग दो तरह के बंटवारे पर सिफारिश देता है, एक केंद्र और राज्यों के बीच और दूसरा राज्यों के आपस में। जी, इन्हें हम तकनीकी भाषा में वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं। चलिए पहले वर्टिकल डिवोल्यूशन को समझते हैं। इसका क्या मतलब है? वर्टिकल डिवोल्यूशन का सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार अपने कुल टैक्स कलेक्शन के डिविजिबल पूल में से कितना प्रतिशत हिस्सा सभी राज्यों को मिलाकर देगी। डिविजिबल पूल मतलब वो हिस्सा जिसमें से सेस और सरचार्ज हटा दिए जाते हैं। एकदम सही। 15वें वित्तीय आयोग ने यह हिस्सा 41% तय किया था। हाँ, और ये 14वें वित्तीय आयोग के 42% से 1% कम था। उस समय इस पर काफी चर्चा हुई थी। वो 1% की कमी क्यों की गई थी? वो 1% की कमी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरीज बनने की वजह से हुई थी। अच्छा, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो उसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के फॉर्मूला के तहत हिस्सा मिलता था, लेकिन यूटी बनने के बाद उनकी फंडिंग की जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार पर आ गई। तो आयोग ने तर्क दिया कि वो 1% केंद्र को रखना चाहिए। जी, आयोग ने ये तर्क दिया कि उस 1% हिस्से को केंद्र के पास रखा जाए ताकि वो इन नई यूटीज के खर्चों को पूरा कर सकें। तो अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि 16वां आयोग इस 41% के आंकड़े को बढ़ाता है, घटाता है या जस का तस रखता है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की। ये क्या है और यहीं पर असली विवाद क्यों शुरू होता है? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन वो फॉर्मूला है जिससे ये तय होता है कि राज्यों को मिले कुल 41% हिस्से को अलग अलग राज्यों में आपस में कैसे बांटा जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना, केरला को कितना और बिहार को कितना। बिल्कुल। और यहीं पर भारत के संघवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संग्राम शुरू होता है, जिसे अक्सर नॉर्थ साउथ डिवाइड भी कहा जाता है। और ये इक्विटी बनाम एफिशिएंसी की बहस है। एक क्लासिक बहस। इक्विटी बनाम एफिशिएंसी यानी समानता बनाम दक्षता। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए इस बहस के दोनों पक्षों को विस्तार से समझते हैं। इक्विटी का तर्क क्या है और कौन से राज्य इसका समर्थन करते हैं? का इनकम कम है और आबादी ज्यादा है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि बंटवारे का आधार जरूरत होना चाहिए। वो कहते हैं कि इनकम डिस्टेंस क्राइटेरियन को सबसे ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए। एक मिनट, इनकम डिस्टेंस क्या होता है? इसे आसान शब्दों में समझाइए। इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि किसी राज्य की पर कैपिटा इनकम देश के सबसे अमीर राज्य जैसे हरियाणा या गोवा की पर कैपिटा इनकम से कितनी दूर या कम है। अच्छा, जो राज्य इस पैमाने पर जितना ज्यादा दूर यानी करीब होगा, उसे उतना ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने इसे 45% यानी 45% का सबसे ज्यादा वेटेज दिया था। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि पिछड़े राज्यों को विकास की दौड़ में बाकी राज्यों के बराबर लाने के लिए ज्यादा वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। ये इक्विटी का सिद्धांत है। तो फिर एफिशिएंसी का तर्क क्या है? और जाहिर है ये तर्क अमीर राज्य देते होंगे। बिल्कुल। एफिशिएंसी यानी दक्षता का तर्क मुख्य रूप से दक्षिणी और आर्थिक रूप से सफल राज्य देते हैं, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। और उनका कहना है कि इनकम डिस्टेंस का फॉर्मूला उनकी आर्थिक सफलता को सजा देता है और उनके अच्छे कामों को नजरअंदाज करता है। उनका सवाल बहुत सीधा है। हाँ, वो कहते हैं हमने मेहनत करके अपनी इकोनॉमी बढ़ाई, अपने राज्य में निवेश आकर्षित किया और सबसे जरूरी, हमने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया, तो हमें इसका इनाम मिलना चाहिए, सजा नहीं। लेकिन उन्हें सजा कैसे मिलती है? ये पॉइंट थोड़ा और समझाइए। सोचिए, अगर ज्यादा आबादी वाले राज्य को ज्यादा पैसा मिलता है तो ये उन राज्यों के लिए एक डिसइंसेंटिव है जिन्होंने अपनी आबादी को नियंत्रित किया। सही बात है। और अगर ज्यादा इनकम डिस्टेंस वाले राज्य को ज्यादा पैसा मिलता है तो ये उन राज्यों को हतोत्साहित करता है जो अपनी आय बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि क्राइटेरिया बदले जाएं? जी, इसीलिए ये राज्य कहते हैं कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन, फिस्कल एफर्ट यानी टैक्स कलेक्शन में मेहनत
और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जनसंख्या नियंत्रण जैसे क्राइटेरिया को ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए। तो ये तो एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने का काम है। एक तरफ संवैधानिक जिम्मेदारी है कि पिछड़े इलाकों को ऊपर उठाया जाए, और दूसरी तरफ अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत भी करना है। 16वें वित्त आयोग को इसी रस्सी पर चलना है। और इस बार इस पूरी कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। एकदम सही कहा आपने। 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR में एक बहुत ही यूनिक पॉइंट जोड़ा गया था, वो क्या है? और वो है डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स की फाइनेंसिंग की समीक्षा करना। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे से क्या सीधा संबंध हो सकता है? सीधा और बहुत गहरा संबंध है, और ये आज की एक और खबर से जुड़ता है। कौन सी खबर? आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई है जिसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव वन्य जीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर घोषित करने की मांग की गई है। अच्छा, तो अभी HWC में जो मुआवजा मिलता है वो कहाँ से आता है? अभी HWC में किसी की जान जाने पर या फसल बर्बाद होने पर जो मुआवजा मिलता है वो राज्य अपने सीमित बजट से देते हैं, जो अक्सर बहुत कम होता है। और अगर HWC को डिजास्टर घोषित कर दिया गया तो मुआवजे का पैसा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से आएगा, जो काफी ज्यादा होता है। अब समझ आया। अब इसे फाइनेंस कमीशन से जोड़िए। इन SDRF और NDRF फंड्स में 2026 से कितना पैसा होगा और वो राज्यों को किस आधार पर मिलेगा, इसका पूरा फॉर्मूला इसी 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में तय होना है। वाह, मतलब ये फिस्कल फेडरलिज्म, एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के बीच एक शानदार लिंकेज है। बिल्कुल, एक बाघ को बचाने का खर्च या बाढ़ से निपटने का पैसा, सब कुछ अब इस एक रिपोर्ट से तय होगा। ये तो फिस्कल पॉलिसी को सीधे सीधे क्लाइमेट एक्शन से जोड़ रहा है। ये वाकई एक जबरदस्त विश्लेषण है। राज्यों के बीच इस खींचतान की तरह ही एक और संवेदनशील मुद्दा है जहां केंद्र की एक संस्था को बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है, और वो है असम में चुनाव आयोग का मामला। जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने असम के लिए एक स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया है। ये बाकी 12 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से अलग और खास क्यों है? ये मामला इलेक्टोरल गवर्नेंस, सिटीजनशिप और फेडरलिज्म का एक बेहतरीन केस स्टडी है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ECI अभी 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करवा रहा है। SIR का मतलब है एक फ्रेश इलेक्टोरल रोल बनाना, है ना? जी, एक फ्रेश इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया, जिसमें हर एक वोटर को अपनी एलिजिबिलिटी फिर से वेरीफाई करानी होती है। मतलब सबको नए सिरे से फॉर्म भरना होगा, जैसे कि वो पहली बार वोटर बन रहे हों। जी, SIR में यही होता है। इसका मकसद होता है रोल को पूरी तरह से क्लीन करना, जिसमें डेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया जा सके। लेकिन असम का मामला पेचीदा क्यों है? असम का मामला बहुत पेचीदा है। असम में 2019 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC की लिस्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें से 1.96 लाख लोग बाहर हो गए थे। पर वो लिस्ट अभी तक नोटिफाइड नहीं है। बिल्कुल, वो आज तक ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं है। इसके अलावा असम में डी वोटर्स यानी डाउटफुल वोटर्स का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिनकी नागरिकता संदिग्ध है और वो वोट नहीं दे सकते जब तक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से क्लियर न हो जाए। तो ECI असम में SIR क्यों नहीं करा रहा? वहां तो इलेक्टोरल प्योरिटी का मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर है। और यहीं पर कहानी में असली पेंच है। अगर ECI असम में भी SIR कराता तो एक बड़ा कानूनी संकट और प्रशासनिक कियोस खड़ा हो जाता। वो कैसे? SIR को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बैकडोर NRC कहकर चैलेंज किया गया है। अब सोचिए, अगर असम में SIR होता तो क्या होता? ECI एक लिस्ट बनाता जिसमें कोई व्यक्ति एक्स वोटर है और NRC लिस्ट में वही व्यक्ति एक्स सिटीजन नहीं है। तो कौन सी लिस्ट मानी जाएगी? एग्जैक्टली। या कोई व्यक्ति जो NRC लिस्ट में है वो SIR में रजिस्टर न कर पाए तो ECI 2 लीगली मैंडेटेड लिस्ट्स के बीच फंस जाता। ये एक लीगल माइनफील्ड है। तो ECI ने एक बीच का रास्ता निकाला है। ये स्पेशल रिवीजन क्या है और ये SIR से अलग कैसे है? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी प्रशासनिक समझौता है। स्पेशल रिवीजन के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs घर घर जाकर एक प्री फिल्ड रजिस्टर से वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबको नए फॉर्म नहीं भरने होंगे? नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ECI ने साफ कहा है कि डी वोटर्स का स्टेटस कैरीड फॉरवर्ड विदाउट एनी चेंज होगा। इसका मतलब यह है कि ECI मतदाता सूची को अपडेट तो कर रहा है, लेकिन नागरिकता के विवादास्पद सवाल को एक तरह से
फ्रीज कर रहा है। जी, जब तक एनआरसी पर कोई अंतिम न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय नहीं आ जाता। मतलब ईसीआई एक तरह से कह रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम एनआरसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं घुसेंगे। ये तो इलेक्टोरल प्योरिटी के अभियान में एक चयनात्मकता, एक सिलेक्टिविटी दिखाता है। बिल्कुल। ईसीआई 12 राज्यों में क्लीन रोल के लिए एसआईआर पर जोर दे रहा है, लेकिन असम, जहां ये मुद्दा सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वहां ईसीआई से बच रहा है। ये दिखाता है कि एसआईआर एक यूनिफॉर्म टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकली सेंसिटिव प्रक्रिया है, जिसे हर राज्य की यूनिक परिस्थितियों के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। सही बात है। ये इलेक्टोरल गवर्नेंस की प्रैक्टिकल रियलिटीज को दर्शाता है। शासन से जुड़े एक और मुद्दे पर आते हैं जो हर साल सर्दियों में दिल्ली की सांसों पर संकट बनकर आता है, वायु प्रदूषण। हाँ, ये एक पेरिनियल प्रॉब्लम बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पेरेनियल जीआरएपी यानी साल भर चलने वाला ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली के प्रदूषण का समाधान नहीं है। हाँ, और कोर्ट की चिंता का कारण समझना ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि साल भर कड़े प्रबंध लगाने से लाख्स ऑफ डेली लेबरर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आजीविका यानी लाइवलीहुड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स जैसे पंजाब और हरियाणा से बात करके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और उसे 19 नवंबर तक जमा करें। ये तो संविधान के आर्टिकल 21 के दो पहलुओं के बीच का टकराव है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक तरफ है राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट शामिल है, और दूसरी तरफ है राइट टू लाइवलीहुड यानी आजीविका का अधिकार। ये एक ऐसी उलझी हुई समस्या है जिसका कोई एक सीधा साधा समाधान नहीं है। आप एक चीज ठीक करते हैं तो दूसरी बिगड़ जाती है। कोर्ट ने भी यही महसूस किया होगा। जी, याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ का हवाला देते हुए दिल्ली को गैस चेंबर कहा और साल भर प्रतिबंधों की मांग की। सीजीआई ने तुरंत आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड का हवाला देते हुए लाखों डेली वेजेस की चिंता जताई। तो कोर्ट ने खुद कोई कड़े निर्देश नहीं दिए? नहीं, कोर्ट का खुद से बोल्ड डायरेक्शंस पास न करना और एग्जीक्यूटिव से लॉन्ग टर्म पॉलिसी मांगना जुडिशियल रिस्ट्रेंट यानी न्यायिक संयम का एक स्पष्ट उदाहरण है। कोर्ट ये मान रहा है कि पॉलिसी मेकिंग उसका काम नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव्स का काम है। और जीआरएपी, जिसे एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म की तरह बनाया गया था, वो अब सरकार के लिए एक नीतिगत बैसाखी बन गया है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, नीतिगत बैसाखी। जब भी प्रदूषण बढ़ता है, सरकार लॉन्ग टर्म समाधान खोजने के बजाय इसी का सहारा ले लेती है। और कार्यपालिका का हर साल जीआरए पर निर्भर रहना ये साबित करता है कि लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस जैसे स्टबल मैनेजमेंट मशीनरी को किसानों तक पहुंचाना या इंडस्ट्रियल फ्यूल स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करना, ये सब कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। तो जीआरएपी इमरजेंसी ब्रेक की जगह परमानेंट स्टीयरिंग व्हील बन गया है। बिल्कुल, और कोर्ट ने अब उसी परमानेंट स्टीयरिंग व्हील यानी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की मांग की है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में एक और दिलचस्प खबर मध्य प्रदेश से है। एमपी सरकार ने उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंगास्त कुंभ मेले के लिए अपनी लैंड पूलिंग स्कीम को किसानों के विरोध के बाद वापस ले लिया है। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फैसला जबरदस्त किसान विरोध के बाद आया है, और उस विरोध का नेतृत्व भारतीय किसान संघ BKS कर रहा था, जो कि RSS से ही जुड़ा एक संगठन है। तो ये एक शक्तिशाली प्रेशर ग्रुप द्वारा सरकारी नीति को प्रभावित करने का टेक्स्ट बुक केस स्टडी हुआ। बिल्कुल। सरकार की योजना क्या थी जिसे वापस लेना पड़ा, और किसानों को उससे क्या आपत्ति थी? सरकार की योजना थी कि वो 2378 हेक्टेयर भूमि को स्थायी रूप से पूल करके एक परमानेंट कुंभ सिटी बनाएगी। और किसानों को क्या मिलता? योजना के तहत 50% भूमि विकसित करके किसानों को वापस दी जाती और 50% सार्वजनिक उपयोग के लिए रखी जाती। लेकिन किसानों को यह मंजूर नहीं था। नहीं, BTS और किसानों ने इसे लैंड ग्रैब यानी जमीन हड़पने की कोशिश कहा। उनका तर्क था कि सिंहत सदियों से टेम्पररी एक्विजिशन मॉडल पर होता आया है। वो मॉडल क्या है? जहां मेले के लिए 5-6 महीने के लिए जमीन किराए पर ली जाती है और फिर किसानों को वापस कर दी जाती है। तो ये तो परिवार के भीतर से ही एक राजनीतिक वीटो हो गया। एक बीजेपी सरकार के खिलाफ RSS से जुड़े संगठन का सफल विरोध। जी, और ये दो बड़ी बातें दिखाता है। पहली,
किसान संगठन भूमि के मुद्दों पर आज भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है, तो सत्ताधारी दल के वैचारिक परिवार के भीतर भी दरार पैदा कर सकती हैं। यह हमें फार्म लॉस के खिलाफ हुए आंदोलन की याद दिलाता है। सही कहा। और दूसरी और ज्यादा गहरी बात, ये विकास के मॉडल में विश्वास की कमी यानी ट्रस्ट डेफिसिट को भी दिखाता है। वो कैसे? सरकार ने लैंड पूलिंग को एक मॉडर्न एफिशिएंट मॉडल के रूप में पेश किया, लेकिन किसानों ने इसे अपनी जमीन से स्थायी अलगाव के रूप में देखा। सरकार का पूरी तरह से पीछे हटना पारंपरिक टाइम टेस्टेड टेम्परेरी मॉडल की जीत है। पॉलिटी का हमारा आखिरी टॉपिक है 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। ये बैठकें अक्सर होती रहती हैं, इस बार इसमें क्या खास था? ये बैठक फरीदाबाद हरियाणा में हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। खास ये था कि ये बैठक एक बार फिर राज्यों के लिए पानी और क्षेत्र को लेकर अपने दशकों पुराने विवादों को जोर शोर से उठाने का एक मंच बन गई। ये यूपीएससी के लिए इंटरस्टेट रिलेशंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी, इससे पहले कि हम विवादों पर बात करें, ये जोनल काउंसिल्स होती क्या हैं? क्या ये संवैधानिक निकाय हैं? नहीं, ये संवैधानिक नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यानी इन्हें संसद के कानून द्वारा बनाया गया है। कौन सा कानून? इसके तहत देश को 5 जोन में बांटकर इन काउंसिल्स की स्थापना की गई थी। और ये एडवाइजरी बॉडीज हैं? जी, ये एडवाइजरी बॉडीज हैं। इनका काम सलाह देना है, फैसले लेना नहीं। और सभी जोनल काउंसिल्स के चेयरमैन केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो इस बार की बैठक में कौन-कौन से पुराने जिन बोतल से बाहर निकले? लगभग सभी बड़े और पुराने विवाद। हरियाणा ने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL केनाल का मुद्दा उठाया। तो पंजाब ने अपना पुराना स्टैंड दोहराया होगा? हाँ, कि हमारे पास नो सरप्लस वाटर है। हिमाचल प्रदेश ने चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी का दावा कर दिया, तो पंजाब ने कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ हमारा हक है। और दिल्ली ने भी कुछ कहा? दिल्ली ने यमुना के पानी में अपना हिस्सा 980 MGD से बढ़ाकर 1250 MGD करने की मांग की। तो सवाल ये उठता है कि जब इन बैठकों में कोई फैसला नहीं होता और सालों से वही शिकायतें दोहराई जाती हैं, तो इनका फायदा क्या है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, जोनल काउंसिल्स SYL जैसे विवादों को सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि वो मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो फिर? लेकिन वे एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करती हैं। ये एक ऐसा फोरम है जहां मुख्यमंत्री सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के सामने दूसरे मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपनी शिकायतें रख सकते हैं। मतलब एक कम टकराव वाला माहौल? जी, ये कोर्टरूम के मुकाबले एक कम एडवर्सेरियल माहौल होता है, जहां राजनीतिक संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। साथ ही ये पुराने विवादों पर पड़ रहे नए दबावों को समझने का भी एक मंच है। जैसे दिल्ली की पानी की बढ़ती मांग के पीछे अर्बनाइजेशन है और पंजाब के पानी की कमी के पीछे क्लाइमेट चेंज और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर बढ़ते हैं। और आज की सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक खबर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है। जी, ये एक ऐसी खबर है जिसके झटके पूरे दक्षिण एशिया में महसूस किए जाएंगे। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 ICT1 ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए मौत की सजा सुनाई है। और ये सजा किस मामले में दी गई है? ये सजा जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए दी गई है, जिसमें लगभग 1400 यानी 1400 लोग मारे गए थे। और भारत के लिए संकट यह है कि शेख हसीना इस समय भारत में ही शरण लिए हुए हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से उनके एक्सट्रेडिशंस यानी प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग कर दी है। हाँ, ये भारत के लिए हाल के इतिहास की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस में से एक है। इस मामले की जटिलता को समझने के लिए पहले इस ट्रायल की वैधता पर जो सवाल उठ रहे हैं उसे समझना जरूरी है। बिल्कुल। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे वैश्विक मानवाधिकार समूहों ने इस ट्रायल को अनफेयर बताया है। उनके तर्क क्या हैं? उनके 2 मुख्य तर्क हैं। पहला, ये ट्रायल एंड एब्सेंशिया हुआ, यानी शेख हसीना की अनुपस्थिति में। और दूसरा, ये बहुत तेजी से किया गया, जिससे बचाव पक्ष को तैयारी का पूरा मौका नहीं मिला। ये इंटरनेशनल फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाता है। तो भारत के सामने अब क्या विकल्प हैं? ये एक गंभीर रणनीतिक दुविधा, इन एक्यूट स्ट्रेटेजिक डिलेमा है। एक तरफ एक पुराना
भरोसेमंद सहयोगी है और दूसरी तरफ पड़ोसी देश की नई सरकार। देखिए, शेख हसीना भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के कॉर्नरस्टोन थी, एक प्रमुख स्तंभ थी। उन्होंने ही अपने कार्यकाल में पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय भारत विरोधी उग्रवादी समूहों पर निर्णायक नकेल कसी थी। तो भारत के पास अब दो ही रास्ते हैं। हाँ, ऑप्शन 1 एक्स्ट्राडाइट हसीना, ये असंभव है। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ विश्वासघात होगा और दुनिया में एक बहुत गलत संदेश जाएगा कि भारत अपने दोस्तों को मुश्किल में छोड़ देता है। और ऑप्शन 2 जो कि ज्यादा प्रोबेबल लगता है। ऑप्शन 2 रिफ्यूज एक्स्ट्रेडिशन। भारत लगभग निश्चित रूप से यही करेगा, लेकिन इसके भी गंभीर परिणाम होंगे। जैसे कि इससे ढाका में नई अंतरिम सरकार के साथ संबंध बहुत खराब होंगे, जो चीन के और करीब जा सकती है। भारत अब एक पिछले सहयोगी के प्रति वफादारी और एक पड़ोसी देश की मौजूदा सरकार के साथ कामकाजी संबंध बनाने की जरूरत के बीच फंस गया है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA का जो बयान आया है वो काफी नपातुला है। चलिए इस डिप्लोस्पीक को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके शब्दों के पीछे के मतलब को समझते हैं। यहाँ शब्दों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। MEA ने कहा, इंडिया हैज नोटेड द वर्डिक्ट। नोटेड का क्या मतलब है डिप्लोमेसी में? डिप्लोमेसी की भाषा में नोटेड सबसे ठंडा और नॉन कमिटल शब्द है। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि ये फैसला आया है, लेकिन हम इसे कोई वैधता या समर्थन नहीं दे रहे हैं। और बयान में ऑल स्टेक होल्डर्स की भी बात है। जी, बयान में कहा गया, इंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि भारत सिर्फ नई सरकार से ही नहीं, बल्कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और समाज के दूसरे वर्गों से भी संपर्क बनाए रखेगा। और बयान के अंत में पीस, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी की बात की गई है। ये एक कोडेड चेतावनी है। भारत इशारों में कह रहा है कि मौजूदा रास्ता यानी मौत की सजा और मुख्य विपक्षी दल पर प्रतिबंध बांग्लादेश में अस्थिरता लाएगा, जो भारत के राष्ट्रीय हित में बिल्कुल नहीं है। तो भारत के लिए इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? एक सम्मानजनक एग्जिट स्ट्रैटेजी। भारत के लिए सबसे अच्छी एग्जिट स्ट्रैटेजी एमनेस्टी और HRW जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स हैं। वो कैसे? भारत को शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान हुए मानवाधिकार हनन का बचाव करने की जरूरत नहीं है। भारत एक कानूनी और नैतिक स्टैंड ले सकता है। वो कह सकता है कि भारत की विदेश नीति और कानून किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में प्रत्यार्पित करने की इजाज़त नहीं देते जहां उसे मौत की सज़ा मिली हो और जहां ट्रायल की प्रक्रिया इंटरनेशनल फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड्स को पूरा न करती हो। तो ये एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड होगा, पॉलिटिकल नहीं। बिल्कुल, ये भारत को इस मुश्किल स्थिति से निकलने का एक सम्मानजनक रास्ता देता है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी सेक्शन पर। यहाँ भी एक बड़ी खबर है जो भारत और अमेरिका के संबंधों और हमारी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक LPG डील साइन की है। जी, भारत की PSU तेल कंपनियों यानी IOC, BPCL और HPCL ने अमेरिका से 2.2 मिलियन टन्स पर एनम MTP LPG आयात करने के लिए अपना पहला स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म डील साइन किया है। और ये भारत के कुल LPG आयात का कितना है? ये भारत के कुल LPG आयात का लगभग 10% है, 10%। परफेक्ट। और इसकी शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट ईयर 2026 से होगी। इसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? और इसमें प्राइसिंग बेंचमार्क को लेकर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है ना? इसमें दो बातें ऐतिहासिक हैं। पहली, ये US से LPG खरीदने के लिए पहला स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म डील है। अब तक हम 90% से ज्यादा खाड़ी देशों पर निर्भर थे। तो ये उस निर्भरता को कम करेगा? जी, ये उस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात प्राइसिंग बेंचमार्क है। आप पारंपरिक सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस CP की जगह US बेस्ड मॉन्ट बेलव्यू बेंचमार्क का इस्तेमाल होगा। तो ये सिर्फ एक कमर्शियल डील है या इसके पीछे कोई बड़ी भू आर्थिक रणनीति, जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी काम कर रही है? ये जियो इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस एक डील के 3 बड़े रणनीतिक मकसद हैं। पहला क्या है? चल रही तनावपूर्ण व्यापार वार्ता के बीच हुई है। US ने कुछ भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाया है और भारत पर व्यापार को बैलेंस करने का जबरदस्त दबाव डाल रहा है। ये $multi-billion की खरीद उस दबाव को कम करने के लिए US को दी गई एक बड़ी रियायत है। तो दूसरा मकसद हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना हुआ। बिल्कुल, खाड़ी देशों पर 90% से ज्यादा निर्भरता एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। उस क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक अस्थिरता या कॉन्फ्लिक्ट भारत की रसोई गैस की सप्लाई को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।
ये डील सोर्स डाइवर्सिफिकेशन में पहला बड़ा कदम है। ये ऐसा है कि आप अपना सारा सामान सिर्फ एक दुकान से ना खरीदकर अलग अलग दुकानों से खरीदने लगते हैं ताकि जोखिम कम हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और तीसरा मकसद प्राइस हेजिंग, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कीमतों के उतार चढ़ाव के जोखिम से खुद को बचाना। अब तक खाड़ी देश सऊदी सीपी के जरिए कीमतें तय करते थे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मॉन्ट बेलव्यू बेंचमार्क से हमें विकल्प मिलेगा। जी, ये खाड़ी देशों की इस प्राइसिंग मोनोपोली को तोड़ता है। अब भारत यूएस शेल गैस प्राइसेस और गल्फ प्राइसेस के बीच आर्बिट्राज खेल सकता है। मतलब जहां से सस्ता मिलेगा वहां से ज्यादा खरीदेगा। इससे गल्फ सप्लायर्स पर भी दाम प्रतिस्पर्धी रखने का दबाव बनेगा। तो ये एक तीर से तीन निशाने साधने जैसा है। एकदम। ये तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। लेकिन इसी से जुड़ी एक चिंताजनक खबर भी है। अमेरिका के 50% टैरिफ का असर अब भारत के निर्यात पर साफ दिखने लगा है। जी, ये उसी कहानी का दूसरा पहलू है। अक्टूबर 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका को भारत का निर्यात 9% गिर गया है। और ये लगातार दूसरे महीने गिरावट है। हाँ, ये 50% टैरिफ्स लगने के बाद लगातार दूसरे महीने बड़ी गिरावट है। सितंबर में 12% की गिरावट हुई थी। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि गिरावट टैरिफ फ्री सेक्टर्स जैसे स्मार्टफोन्स और फार्मास्यूटिकल्स में भी देखी जा रही है। इसका क्या मतलब है? ये तो नहीं होना चाहिए था। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि इन टैरिफ्स का एक खतरनाक चिलिंग इफेक्ट हो रहा है। चिलिंग इफेक्ट? इसका मतलब है कि यूएस इंपोर्टर्स अब भारत को एक अनरिलायबल या हाई रिस्क सोर्सिंग हब के रूप में देख रहे हैं। उन्हें डर है कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट पर टैरिफ लग सकता है। इसलिए वो भविष्य के ऑर्डर्स को सेफर देशों जैसे वियतनाम या मेक्सिको में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक साधारण इंपोर्ट टैक्स से कहीं ज्यादा बड़ा और लॉन्ग टर्म खतरा है। ये सप्लाई चेन कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है। तो ये दोनों खबरें, एलपीजी डील और एक्सपोर्ट्स में गिरावट, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। 50% टैरिफ से होने वाला इकोनॉमिक पेन ही यूएस का लेवरेज यानी उसकी ताकत है, और यूएस एलपीजी डील वो रियायत है जो भारत इस दबाव को कम करने के लिए दे रहा है। ये जियो इकोनॉमिक्स इन एक्शन है। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो नई तकनीक और पुराने अपराध के गठजोड़ को दिखाती है। जी, गृह मंत्रालय की जांच में 27 भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर 623 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। 623 करोड़? जी, गृह मंत्रालय यानी एमएचए के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C की जांच में पाया गया है कि कम से कम 27 भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस का इस्तेमाल 623.36 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। ये तो पीएमएलए फ्रेमवर्क की विफलता है। एक बड़ी विफलता को उजागर करता है। ये पीएमएलए वीएसपी फ्रेमवर्क क्या है और ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई कैसे? इसका मोडस ऑपरेंडाई क्या था? मार्च 2023 में सरकार ने सभी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के दायरे में लाया था। इसके तहत उन्हें FIUIND के साथ रजिस्टर करना और KYC नॉर्म्स का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन फिर भी ये हुआ? हाँ, मॉडस ऑपरेंडी ये था कि क्रिमिनल्स फेक इन्वेस्टमेंट एप्स के जरिए आम लोगों से पैसा चुराते थे, फिर उस पैसे को इन FIU रजिस्टर्ड इंडियन वैस पे जमा करते थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पहला स्टेप प्लेसमेंट है। और फिर उसे क्रिप्टो में बदलकर डजन्स ऑफ वॉलेट्स के जरिए घुमाया जाता था, जिसे लेयरिंग कहते हैं, ताकि पैसे का सोर्स पता न चल सके। एक मिनट, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर ये एक्सचेंजेस FIU के साथ रजिस्टर्ड हैं और KYC कर रहे हैं, तो फिर अपराधी इतनी आसानी से 623 करोड़ रुपए कैसे लॉन्डर कर गए? फ्रेमवर्क में कहाँ कमी रह गई? और यही इस रिपोर्ट का सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट है। अब तक सरकार और FIU का फोकस ऑफशोर नॉन रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस पर था। लेकिन ये तो भारतीय एक्सचेंजेस हैं। हाँ, ये रिपोर्ट साबित करती है कि FIU रजिस्टर्ड भारतीय एक्सचेंजेस का इस्तेमाल लॉन्ड्रिंग के लिए प्राइमरी ऑन रैम्प यानी सिस्टम में अवैध पैसे को डालने के मुख्य रास्ते के रूप में किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि उनके KYC और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग प्रोसेसेस बुरी तरह विफल हो रहे हैं। अपराधी फ्रंट डोर से अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं रह गया है? बिल्कुल नहीं, ये अब एक नया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा खतरा है। ये मॉडस ऑपरेंडी 2 डोमेन्स को मिलाता है, साइबर क्राइम, फेक एप्स और क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग।
गृह मंत्रालय के I4C का इसमें शामिल होना ये पुष्टि करता है कि सरकार इसे अब एक संगठित अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान रही है। और इस रास्ते से टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकती है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है। अब चलते हैं एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन की ओर। ब्राजील के बिलेम में चल रहे COP30 में भारत ने अपना राष्ट्रीय वक्तव्य दिया है। इसमें भारत का क्या रुख रहा? जी, इसमें भारत ने एक जिम्मेदार देश के तौर पर अपनी छवि को मजबूत करते हुए 2 प्रमुख प्रतिबद्धताएं की हैं। पहली, भारत 2035 2035 तक के लिए अपने संशोधित नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs समय पर घोषित करेगा। और दूसरी, भारत अपनी पहली बायएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट BTR भी समय पर प्रस्तुत करेगा। NDCs और BTR क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। NDCs पेरिस एग्रीमेंट के तहत हर देश का क्लाइमेट एक्शन प्लान होता है कि वो अपने एमिशंस को कम करने और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाएगा। और BTR पेरिस एग्रीमेंट के एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क ETF के तहत एक अनिवार्य रिपोर्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार सभी देशों को, चाहे वो विकसित हों या विकासशील, एक स्टैंडर्डाइज तरीके से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी होगी कि उन्होंने अपने NDCs पर कितना काम किया। अपनी कमिटमेंट्स के साथ साथ भारत ने हमेशा की तरह कुछ मांगे भी रखी होंगी। हाँ, भारत ने क्लाइमेट जस्टिस की अपनी मांग को जोरदार तरीके से दोहराया। भारत ने विकसित देशों से कहा कि वे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए अब बिलियंस नहीं ट्रिलियंस डॉलर दें। ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG के संदर्भ में कहा गया है ना? जी, जो 2025-2025 के बाद 100 बिलियन प्रति वर्ष के पुराने लक्ष्य की जगह लेगा। तो भारत की स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक क्या है? समय पर BTR जमा करने से भारत को क्लाइमेट नेगोशिएशंस में क्या फायदा होगा? ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। समय पर BTR जमा करने की प्रतिबद्धता लीडरशिप का एक मजबूत संकेत है। तो भारत खुद को ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर पेश कर रहा है। जी, ऐसा करके भारत खुद को ग्लोबल साउथ के एक जिम्मेदार नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। ये भारत को विकसित देशों पर, जो अपने क्लाइमेट फाइनेंस के वादे को पूरा करने में हमेशा पीछे रहते हैं, हमला करने का मॉरल लेवरेज देता है। मतलब भारत कह सकता है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब आप अपनी निभाइए। बिल्कुल। और 2035 NDCs को फाइनेंस से जोड़ने का क्या मतलब है? भारत का संदेश स्पष्ट और बिना लाग लपेट के हैं। हमारे 2035 NDC का एम्बिशन इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के तहत हमें कितना फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिलती है। ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत का एक क्लासिक एप्लीकेशन है। एकदम। यानी हम बड़ा लक्ष्य रखने को तैयार हैं अगर आप उसे पूरा करने के लिए हमें वित्तीय और तकनीकी सहायता दें। COP30 में भारत ने अपनी एक और पहल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, को भी एक नए और दिलचस्प तरीके से पेश किया है। जी, ये एक बहुत ही क्लेवर रीब्रांडिंग है। भारत ने IBCA को सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की पहल ना बताकर क्लाइमेट एक्शन का एक रूप बताया है। तर्क क्या है इसके पीछे? तर्क ये है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अपने सबसे प्राकृतिक रूप में क्लाइमेट एक्शन है और बिग कैट लैंडस्केप्स प्रभावी नेचर बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस हैं। और भारत ने एक समिट की भी घोषणा की है। हाँ, भारत ने ये भी घोषणा की कि वो 2026 में नई दिल्ली में एक ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा। इसके पीछे की रणनीति क्या है? संरक्षण को क्लाइमेट एक्शन बताने से क्या हासिल होगा? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, ये भारत को अपने संरक्षण पर किए गए खर्च, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर पर हजारों करोड़ का खर्च, को अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा मानने की अनुमति देता है। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, ये संरक्षण परियोजनाओं के लिए ग्लोबल क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी फंड्स तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोलता है। भारत अब कह सकता है कि आप हमारे बाघों को बचाने के लिए पैसा नहीं दे रहे, आप दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल कार्बन सिंक्स को बचाने के लिए पैसा दे रहे हैं। और ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी है। जी, ISA की तरह IBCA भी भारत के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण टूल बन रहा है। अब आते हैं सोशल जस्टिस के सेक्शन पर। सऊदी अरब से एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक खबर है। एक बस दुर्घटना में 45 भारतीय तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई है। जी, ये एक भयानक त्रासदी है। सऊदी अरब में मदीना के पास एक तेल टैंकर और भारतीय तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में 45 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई।
ये सभी तेलंगाना से थे और उम्रह तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। जी। ये हज और उम्रह में क्या फर्क है, ये भी हमारे लिसनर्स को बता दीजिए। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है जो जीवन में एक बार करना अनिवार्य है अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है, और ये इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार एक निश्चित समय पर ही किया जा सकता है। और उम्रह? उम्रह एक माइनर पिलग्रिमेज है जो हज की तरह अनिवार्य नहीं है और इसे साल में कभी भी किया जा सकता है। ये घटना एक मानवीय त्रासदी होने के साथ साथ भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। निश्चित रूप से ये भारत के कॉन्सुलर सर्विसेज फ्रेमवर्क की एक बहुत बड़ी और दुखद परीक्षा है। तत्काल चुनौतियां क्या हैं? जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के लिए तत्काल चुनौतियां हैं पीड़ितों की पहचान करना जो आग लगने के कारण बहुत मुश्किल है और डीएनए मैचिंग की जरूरत पड़ेगी। 45 परिवारों के साथ समन्वय करना कि शवों को भारत वापस लाना है या सऊदी अरब में ही दफनाना है, और इस हादसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की देखभाल करना। इस तरह की तीर्थ यात्राएं अक्सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स करवाते हैं। इस घटना के बाद उनकी जवाबदेही और यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमों पर भी सवाल उठेंगे, है ना? बिल्कुल, ये इस घटना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टमैटिक पहलू है। ये त्रासदी इन तीर्थ यात्राओं का प्रबंधन करने वाले प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उनकी जवाबदेही क्या है? हाँ, उनकी जवाबदेही क्या है? सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाले लोकल ट्रांसपोर्ट के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं? क्या इन तीर्थ यात्रियों के लिए अनिवार्य और पर्याप्त इंश्योरेंस कवर था? तो ये एक वेकअप कॉल है। जी, ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि ये भारत से जाने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने का एक वेकअप कॉल है। चलिए, अब आज के सभी टॉपिक से जुड़े कुछ जरूरी प्रीलिम्स फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। जरूर। 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया और इसकी अवधि है 2026 टू 2031। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की स्थापना का प्रावधान करता है और आर्टिकल 281 इसकी रिपोर्ट को संसद में रखने का। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनी है और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। COP20 इस बार बेलेम, ब्राजील में हो रहा है। भारत का नया एनडीसी टारगेट अब 2035 तक के लिए होगा और बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट BTR पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक अनिवार्य रिपोर्ट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA भारत के नेतृत्व वाली पहल है और ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 में दिल्ली में होगी। असम में ECI की विशेष प्रक्रिया को स्पेशल रिवीजन कहा जा रहा है और वहां डाउटफुल वोटर्स को डी वोटर्स कहा जाता है। गृह मंत्रालय के तहत साइबर अपराधों से निपटने वाली एजेंसी का नाम है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और अंत में भारत अमेरिका LPG डील 2.2 MTPA की है और इसमें US बेस्ड मॉन्टपेलव्यू बेंचमार्क का उपयोग होगा, पारंपरिक सऊदी CP का नहीं। अब आज के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। आज का सवाल GS पेपर 2 से है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रही हैं जहां राजकोषीय समानता, फिस्कल इक्विटी और आर्थिक दक्षता, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बीच बहस तेज हो रही है। इस कथन के आलोक में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की परस्पर विरोधी मांगों का विश्लेषण करें और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुझाएं। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो सीधे आज की हमारी सबसे बड़ी चर्चा के केंद्र में है। इसका जवाब कैसे लिखें? इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? इसके आंसर के इंट्रोडक्शन में हम फाइनेंस कमीशन का संवैधानिक रोल, आर्टिकल 280 और नॉर्थ साउथ डिबेट का कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि ये बहस क्यों तेज हो रही है। और बॉडी में क्या पॉइंट्स होने चाहिए? बॉडी के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को विस्तार से समझाएंगे। एक तरफ फिस्कल इक्विटी का तर्क जो कम आय वाले, ज्यादा आबादी वाले राज्य देते हैं और इनकम डिस्टेंस जैसे क्राइटेरिया पर जोर देते हैं। और दूसरी तरफ एफिशिएंसी का तर्क। जी, दूसरी तरफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी का तर्क जो अमीर दक्षिणी राज्य देते हैं और जीडीपी कंट्रीब्यूशन और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जैसे क्राइटेरिया को ज्यादा महत्व देने की मांग करते हैं। दोनों के तर्कों को उदाहरणों के साथ समझाना होगा। और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है?
एक बैलेंस्ड अप्रोच में ये मानना होगा कि इक्विटी को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक संवैधानिक जनादेश है, तो इनकम डिस्टेंस बना रहेगा, लेकिन एफिशिएंसी को भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि अच्छा काम करने वाले राज्यों को हतोत्साहन न हो। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जैसे क्राइटेरिया का वेटेज बढ़ाया जा सकता है या फिस्कल डिसिप्लिन और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए नए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स लाए जा सकते हैं। और कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि 16वें वित्त आयोग को एक बैलेंसिंग व्हील के रूप में काम करना चाहिए जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करे, न कि राज्यों के बीच की दरार को और बढ़ाए। बहुत बढ़िया। अब समय है आज की हमारी क्विज का। पहला सवाल, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? 1. यह संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। 2. आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं। 3. इसकी सिफारिशें 2026-2032 की 6 साल की पुरस्कार अवधि को कवर करेंगी। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 3। इसका सही उत्तर है बी केवल 2। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि फाइनेंस कमीशन की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत होती है। आर्टिकल 275 ग्रांट्स एंड एड से संबंधित है। स्टेटमेंट 3 भी गलत है क्योंकि पुरस्कार अवधि 5 साल की है, 2026-2031 6 साल की नहीं। सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। अगला सवाल, लीडाइट लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल जो हाल ही में COP30 में खबरों में थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी विश्व बैंक और UNFCCC, सी भारत और स्वीडन, डी जर्मनी और यूरोपीय संघ। इसका सही जवाब है सी भारत और स्वीडन। लीडाइट पहल 2019 में भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी ताकि स्टील और सीमेंट जैसे हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को डिकार्बोनाइज किया जा सके। तीसरा सवाल, ECI ने असम के लिए स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया है जो अन्य राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से अलग है। इस अलग दृष्टिकोण का प्राथमिक कारण क्या है? ए असम का दुर्गम इलाका, बी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC की लंबित और गैर अधिसूचित स्थिति, सी असम का अपना वोटर रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का अनुरोध, डी हाल की बाढ़ में पिछली मतदाता सूचियों का नष्ट हो जाना। सही उत्तर है बी। जैसा हमने चर्चा की, ECLE ने स्पष्ट रूप से असम को SIR प्रक्रिया से अलग रखा है क्योंकि वहां NRC की स्थिति लंबित और कानूनी रूप से संवेदनशील है। SIR कराने से NRC लिस्ट के साथ सीधा टकराव होता जो ECI टालना चाहता था। चौथा सवाल, MHI4C द्वारा 62 करोड़ रुपए के क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच में एक नया मोडस ऑपरेंडी सामने आया। अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया गया प्रमुख प्लेसमेंट कदम क्या था? ए अवैध धन जमा करने के लिए ऑफशोर गैर पंजीकृत एक्सचेंजों का उपयोग करना, बी निशान छिपाने के लिए पीयर टू पीयर क्रिप्टो स्वैप का उपयोग करना, सी नकली निवेश ऐप से धन सीधे FIU पंजीकृत भारतीय एक्सचेंजों में जमा करना, डी पहले चरण में क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं का उपयोग करना। इसका सही उत्तर है सी। रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि पैसा नकली ऐप से निकालकर सीधे FIU रजिस्टर्ड भारतीय एक्सचेंजों में डाला गया। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि ये PMLA अनुपालन ढांचे में एक बड़ी खामी को उजागर करता है। तो आज का आखिरी सवाल, मॉन्ट बेलव्यू बेंचमार्क हाल ही में किस संदर्भ में खबरों में था? ए औद्योगिक उत्सर्जन की गणना के लिए भारत का नया मानक, बी 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के लिए मूल्य निर्धारण फॉर्मूला, सी भारत के नए LPG आयात सौदे के लिए US आधारित मूल्य बेंचमार्क, डी ब्राजील में COP30 में पहचाना गया एक नया जैव विविधता हॉटस्पॉट। सही जवाब है सी। भारत का अमेरिका से 2.2 MTPA LPG आयात करने का सौदा US आधारित मॉन्ट बेलव्यू बेंचमार्क के आधार पर होगा, जो पारंपरिक सऊदी CP बेंचमार्क से एक बड़ा बदलाव है। तो ये थे आज के सबसे जरूरी टॉपिक्स। एक क्विक रिकैप करते हैं कि UPSC के लिए क्या क्रूशियल है। पॉलिटी में 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट और उसके इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी डिबेट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है।
साथ ही असम में ईसीआई का स्पेशल रिवीजन एनआरसी की कानूनी जटिलताओं और व्यावहारिक शासन का एक बड़ा उदाहरण है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बांग्लादेश का संकट भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ी परीक्षा है। भारत का फेयर ट्रायल वाला स्टैंड और ऑल स्टेक होल्डर्स वाली डिप्लोमेसी याद रखनी है। इकॉनमी में इंडिया यूएस एलपीजी डील एक जियो इकोनॉमिक मूव है। एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड डिप्लोमेसी और प्राइस हेजिंग तीनों एक साथ। इंटरनल सिक्योरिटी में एमएचए की क्रिप्टो रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे इंडियन एक्सचेंजेस पीएमएलए फ्रेमवर्क में एक वीक लिंक बन गए हैं। और एनवायरनमेंट में COP30 में भारत का स्टैंड बीटीआर और 2035 एनडीसीज को क्लाइमेट फाइनेंस की मांग से जोड़ना ये की टेक अवे है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।